मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज वेक्टर। तो लाइफ में ना हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आप कोई चीज भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में होना चाहिए और वो क्वेश्चन होता है व्हाई। हमेशा पूछो कि क्यों वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या जरूरत है वेक्टर पढ़ने की, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, इतनी सारी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स में इतने चैप्टर्स है, तो ये वेक्टर क्यों पढ़े हम, क्या इंपॉर्टेंस है वेक्टर की। तो ये हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, कि वेक्टर्स हमें क्यों पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट होती है वेक्टर की। अब देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने एक चीज देखी थी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट से, है ना। जैसे 1 kg, जहां पे 1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg इसकी यूनिट है। जैसे कि 2 या 3 सेकेंड्स, 3 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकेंड क्या है, इसका यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या ये इनफ इंफॉर्मेशन है? चलो चेक करते हैं। आपको आपकी मम्मी ने बोला जाओ मार्केट और कुछ सब्जी लेकर आ जाओ, 2 किलो आलू लेकर आ जाओ। तो आप मार्केट जाओगे, मार्केट वाले भैया से बोलोगे मुझे 2 kg आलू दे दो, तो वो दे देगा आपको 2 kg आलू, उसमें क्या बड़ी डील है। यानी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है आप इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। चलो, आपको एक टाइम मेजर करना है, ठीक है। आपको एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है और उस कमरे तक जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो आपको नोट करना है। तो आपने उसको नोट करा, नोट करके बता दिया मुझे 10 सेकेंड्स लगे, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, इसमें क्या बड़ी चीज है, 10 सेकेंड्स लगे हैं तो ये भी आपके अपने आप में एक सफिशिएंट डेटा है टाइम को बताने का, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का। अब हमें चाहिए कि ये ब्लॉक उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इस जगह पहुंच जाए, ठीक है। अपने आप तो आएगा नहीं, डेफिनेटली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये अपनी जगह से वहां तक जाएगा। तो आपके पास डेटा है कि इसको खिसकाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे ही बताते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के साथ। तो फोर्स दे दिया आपको, अब कितना, 10 न्यूटन है। तो अगर हम ये फोर्स ऐसे लगाएं ऊपर, तो क्या ये ब्लॉक इधर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। अगर हम फोर्स नीचे लगाएं ऊपर की तरफ, तो क्या ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा? डेफिनेटली नहीं पहुंचेगा। अगर हम फोर्स पीछे लगाएं, तो क्या ये ब्लॉक पहुंच जाएगा? अभी भी नहीं पहुंचेगा। भाई हमें इस ब्लॉक को यहां पहुंचाना है, तो हमें फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो अब एक क्वांटिटी ऐड हो गई, वो है इसमें डायरेक्शन। मतलब कि जब फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है कि फोर्स लगाना है 10 न्यूटन का इन राइट डायरेक्शन। तो जब राइट में आप फोर्स लगाओगे तब जाके ये 1 kg का ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको यूनिट्स, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट के साथ क्या बताना पड़ रहा है, डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। मान लो आपने अपने फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना। तो ये आपका अपना घर है, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, ये फ्रेंड का घर है। अब आपके घर से फ्रेंड तक के घर आने का ये रास्ता है, एक रास्ता ये वाला भी है, एक रास्ता आपका ऐसे है, ठीक है। अब आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा, पूछा भाई मुझे तेरे घर आना है, मैं कैसे आऊं? तो अगर उसने बोला कि मेरे घर तक तू 3 किलोमीटर चल, फिर 4 किलोमीटर चल और पहुंच जाएगा,
ठीक है, तो आप इधर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलोगे कि इधर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलोगे कि इधर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलोगे, यू डोंट नो। फिर आप उससे पूछोगे एग्जैक्टली बता कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। फिर उसने बोला कि भाई ये दो रास्ते तो आपके ब्लॉक है, तो आपको 3 किलोमीटर लेफ्ट में जाना है, फिर 4 किलोमीटर राइट में जाना है। यानी कि अब इस डिस्टेंस के साथ आपकी क्या ऐड हो गई, डायरेक्शन। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। जहां पे इसकी यूनिट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या डिफाइंड है, डायरेक्शन। तो अब इन दो एग्जाम्पल से हमें दो मोटी मोटी चीजें ये पता चल गई कि भाई जितनी भी क्वांटिटीज होती है उनको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होती है आपकी स्केलर, जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, जैसे कि 1 kg मास 3 सेकेंड्स, है ना। एक होती है आपकी वेक्टर, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड होती है। जैसे फोर्स हो गया एक एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो दो तरह से हम क्वांटिटीज को डिफाइन कर देते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। वेक्टर को हम डायरेक्शन भी देते हैं और स्केलर के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम वही वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब ऐसी क्वांटिटीज अपीयर हो जाए जिनके साथ डायरेक्शन भी है, तो अब उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उन्हें ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उनको कैसे यूज करते हैं हम सब्जेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेंशन में हमें नहीं आना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो यहाँ पे रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए नहीं है कि आपको रटना है कि ये वेक्टर है कि नहीं है। ये चैप्टर आपको ये बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे डील किया जाता है, कैसे उसको ऐड करते हैं, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने अपने स्केलर क्वांटिटीज में आपको पता है 1 + 1 2 होता है। ठीक है, पर क्या वेक्टर क्वांटिटी के लिए भी 1 + 1 2 होता है, या उसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, या कोई अलग तरीका है? तो बस यहाँ हम वेक्टर्स को कि जो मैथमेटिक्स है उसको समझने वाले। ठीक है, तो ये आपको टेंशन नहीं करनी है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। वो तो जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ते जाओगे उसमें आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने अभी तक तो ये देख लिया कि दो तरह से हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटीज को, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, अब देखो वेक्टर्स को लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे कोई भी सिंबल देखकर हमें पता चल जाता है कि देखो हमने अगर m लिखा है तो पता है कि हम मास की बात कर रहे हैं, t लिखा है तो हमें पता है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा सिंबल है जिसको देखकर हमें ये पता चल जाए कि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैंने ऐसे लिखा कि दो क्वांटिटी है a और दूसरी क्वांटिटी है b, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है? तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक एरो लगा दिया। भाई वेक्टर और स्केलर में किस चीज का डिफरेंस होता है? डायरेक्शन का। और आप जैसे कभी रास्ते पे चलते हो तो रास्ते पे चलते हुए कि आपको लेफ्ट में मुड़ना है कि राइट में मुड़ना है, तो एरोज बने होते हैं। तो एरो क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। तो बस वही एरो उठा के हमने उस क्वांटिटी के ऊपर रख दिया। अब इसके पास भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है, बट एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, वो क्या है इसमें? डायरेक्शन। तो ये एरो क्या चीज शो कर रहा है कि दिस क्वांटिटी हैज डायरेक्शन। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को? b, उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं वेक्टर। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अगर आपको वेक्टर शो करना है तो वो हम करते हैं एक एरो के थ्रू। एक एरो और उस पर एक कैप लगे, एरो है ना। ये जो इसकी लंबाई है, लेंथ ऑफ एरो जो होती है, लेंथ ऑफ एरो क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, और इसका जो ये डायरेक्शन है, मतलब इसकी जो ये टिप है, ये क्या शो करती है?
दिस शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब कैसे, क्या मतलब हुआ कि लेंथ कैसे शो हो रही है? मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है आपका 10 न्यूटन का वेक्टर और एक है आपका 5 न्यूटन का वेक्टर। तो इसको अगर हम पिक्चर में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? लेंथ शो करती है मैग्नीट्यूड को, तो 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है 5 से, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हो गया 10 न्यूटन। 5 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी कम होगी। तो ये हो गया 5 न्यूटन। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आपके पास, अब मैंने कहा कि ये राइट में लग रहा है और ये लेफ्ट में, ठीक है, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हो गया आपका 10 न्यूटन और ये हो गया आपका 5 न्यूटन। ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको लिखना है वेक्टर्स को तो आप कैसे लिखोगे? कोई भी सिंबल, जैसे ए को भी अगर हमें वेक्टर बनाना है तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एक एरो लगा देंगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है। और अगर हमें पिक्चर की फॉर्म में इसको बनाना है तो वो एरो से हम इसको बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से शो किया जाता है आपके वेक्टर्स को। अब इसमें हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, मान लो कि ये क्वांटिटी है आपकी ए वेक्टर, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और क्या होता है? इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे हम शो करते हैं? ये हो जाता है आपका सिंबल में मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो हम आगे जाके इसमें पढ़ने ही वाले कैसे शो करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। हमने अभी तक देख लिया कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखो, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है। दो वेक्टर्स को आप कब इक्वल कह सकते हो और कब वो अनइक्वल होते हैं। इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं? देखो यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है। कोई भी वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन एक वेक्टर है ए वेक्टर, दैट इज 10 न्यूटन। दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर, वो भी कितना है? 10 न्यूटन। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है 10-10, बट दोनों का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? आपका सेम। तब जाके ये क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर कुछ इस तरीके से हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तब ये इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन मान लो कि ये दो वेक्टर्स ए और बी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। एक वेक्टर आपका 10 न्यूटन ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा आपका बी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से। अब बी की डायरेक्शन तो ये हो गई, ए की डायरेक्शन आपकी सीधी है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? आपके अनइक्वल वेक्टर्स हो गए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके अनइक्वल वेक्टर्स। और जब दोनों चीजें सेम, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो दो वेक्टर्स का इक्वल होना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है। अब हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? जब उनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर आपका 5 न्यूटन और बी वेक्टर है आपका 10 न्यूटन, तो ये पैरेलल कब होंगे? जब इनका डायरेक्शन सेम होगा, मतलब कि ये कुछ सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। या अलग इस तरह से होंगे या इस तरीके से होंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में। जैसे रेलवे की पटरियां नहीं होती, पैरेलल में चलती है, दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में साथ साथ चलती है, तो उनका डायरेक्शन सेम होता है। तो पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए आपका सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। अब डेफिनेटली जब पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है? डायरेक्शन सेम, तो एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट। एक वेक्टर आपका इस तरफ है,
तो दूसरा वेक्टर आपका इस तरफ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है इसका। एक वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में है तो दूसरा आपका इस डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। हम नहीं कहते ऐसे कि ये मेरा जो दोस्त है मेरी इससे बनती नहीं, क्योंकि हम दोनों का नेचर एकदम अपोजिट है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल 180 डिग्री होता है आपसे, ठीक है। आपका नेचर एकदम हंसमुख है, उसका एकदम गुस्से वाला, तो इस टाइप से। तो ये हो जाता है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स। देखो, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, एक आपके पास वेक्टर है आपका बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होगा आपका थीटा, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हम सिर्फ तब मेजर करते हैं जब दोनों वेक्टर्स का जो टेल टू टेल कनेक्शन हो, टेल से टेल मिला। गाना सुना ना आपने, ताल से ताल मिला, वैसे ही टेल से टेल मिला, ठीक है। तो आपका दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो उनकी टेल टू टेल हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमने ले लिया इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर मैंने आपको दे दिया कुछ इस तरीके से है ना। अब मुझे बताना है इन दोनों के बीच का एंगल, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाएंगे और इधर चिपका देंगे, ऐसे इसको इधर इसके चिपका देंगे और अपना एंगल मेजर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये एंगल। ऐसे ही एक वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से है, दूसरा वेक्टर आपका इस तरीके से है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसकी टेल से टेल चिपका देंगे, तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो वेक्टर्स का एंगल वो एंगल होता है जब उन दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको देखो, वेक्टर हमने डिफाइन किया था, ये जो होती है ये क्या होती है, इसकी टेल, और ये होता है इसका हेड, ठीक है। ये चीज वहां पे मैं बताना भूल गई थी। तो इस एरो में ये आपकी टेल होती है और ये आपका हेड होता है। तो जब टेल टू टेल कनेक्शन होता है दो वेक्टर्स का, तब उनका एंगल डिफाइन होता है। अब एंगल भी कौन सा लेते हैं, मान लो भाई क्वेश्चन आ सकता है ना दिमाग में कि एंगल तो ये भी हो सकता है। अब अगर वेक्टर ए ऐसे है और बी ऐसे है तो हम ये एंगल क्यों लें, एंगल तो ये भी है, ये एंगल भी तो ले सकते हैं। तो वो एंगल जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल, सिर्फ स्मॉलेस्ट एंगल ही हम लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, जैसे मान लो कि अभी एक वेक्टर ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल, तो ये वाला होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे है दूसरा आपका वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। एक वेक्टर आपका ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो ये वाला एंगल नहीं होगा, स्मॉलेस्ट एंगल हमें लेना है, तो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो इससे आप एक चीज क्लियर कर सकते हो, देखो दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, जब ये दोनों क्या हो आपके सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो गए तो एंगल थीटा कितना हो गया आपका 0 डिग्री। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो मैंने क्या कहा आपसे कि स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये दो वेक्टर्स लिए, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे लिया, दूसरे वेक्टर को घुमाना शुरू करते हैं अपन। पहले हमने इसको ऐसे लिया तो एंगल ये वाला हो गया आपका थीटा, फिर हमने इसको और घुमा दिया तो अब एंगल ये वाला हो गया थीटा 2, फिर हमने इसको और घुमा दिया तो अब एंगल ये वाला हो गया आपका थीटा 3, फिर हमने इसको और घुमा दिया, अब एंगल कौन सा हो गया आपका थीटा 4, ठीक है। अब हमने इसको बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल कर दिया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, एंगल कितना हो गया आपका थीटा हो गया आपका 180 डिग्री, थीटा 5, ठीक है, ये वाला। अब हमने इसको फर्दर घुमा दिया, हमने इसको फर्दर घुमा दिया, तो अब आप बताओ एंगल क्या होगा, एंगल होगा अब ये वाला, ठीक है। ये वाला मेजर नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल लेना होता है हमको। अगर हम ये वाला एंगल मेजर करने लगेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा आपका लार्ज एंगल। अगर हम ये वाला लेंगे तो ये तो एंगल ज्यादा हो गया, जबकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा होता है, जो स्मॉलेस्ट एंगल।
तो ये वाला एंगल होगा आपका इसमें। तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर जो है, वेक्टर का जो एंगल है वो कहां से कहां तक वैरी कर सकता है आपका, एंगल ऑफ वेक्टर मिनिमम तो क्या हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री, और मैक्सिमम कितना हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हो जाए, यानी कि 180 डिग्री। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ लेते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, तो ये आप लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।